उत्पादन फलन को पढ़ते समय हमने ये देखा है कि उत्पादन जो है वो उत्पादन के साधनों का फलन होता है, या दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि आगतों इनपुट्स जो उत्पादन प्रक्रिया में आगत लगते हैं उनका फलन होता है, उन पर निर्भर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आगतों में परिवर्तन हो तो उत्पादन में भी परिवर्तन होगा, और उत्पादन फलन के माध्यम से ये जाना जा सकता है कि आगतों में परिवर्तन का प्रभाव उत्पादन पर किस रूप में पड़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो किस रूप में बढ़ेगा, बढ़ने की दर क्या होगी, उत्पादन फलन ये हमें बताता है। यहाँ पर हम लोगों ने ये भी देखा था कि उत्पादन फलन को समय की दृष्टि से हम लोग दो भागों में विभाजित करते थे, एक अल्पकालीन उत्पादन फलन और एक दीर्घकालीन उत्पादन फलन। आज यहाँ हम अल्पकालीन उत्पादन फलन की चर्चा करेंगे, और जैसा कि हम जानते हैं कि अल्पकाल का मतलब ये होता है अर्थशास्त्र में कि समय इतना है कि उत्पादन के सारे साधनों को बदला नहीं जा सकता, अर्थात कुछ साधन या कम से कम एक साधन परिवर्तित नहीं किया जा सकता, अर्थात वो स्थिर रहेगा। तो इस दृष्टि से जब हम अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या करते हैं तो उसमें होगा ये कि उत्पादन का कोई न कोई साधन स्थिर रहेगा, उसे बदला नहीं जा सकता क्योंकि समय इतना नहीं है या समय अल्प है, और कुछ साधनों को अन्य साधनों को बदला जा सकता है। और जब हम इस रूप में उत्पादन के आगतों में परिवर्तन करते हैं तो उत्पादन पर इसका जो प्रभाव पड़ता है उसे हम अल्पकालीन उत्पादन फलन के व्याख्या के रूप में, परिणाम के रूप में देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि उत्पादन के आगतों को जब हम लोग बदलते हैं और कुछ आगतों को स्थिर रखते हैं, या इस रूप में भी कह सकते हैं कि एक आगत अगर स्थिर हो और उत्पादन के अन्य आगत या अन्य साधनों को परिवर्तित किया जा रहा हो, और अगर हम कहें कि उत्पादन के अन्य साधनों को बढ़ाया जा रहा हो एक साधन को स्थिर रख के, तो इसका जो उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा वो कैसा होगा। ये तो जाहिर है कि जब अन्य साधनों को हम बढ़ाएंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन उत्पादन की जो बढ़ने की गति होगी वो किस प्रकार की होगी, और इसी की व्याख्या हम अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत करते हैं। यहाँ हम आपको ध्यान दिला दें कि उत्पादन में एक नियम की व्याख्या प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने की थी, और उससे कहा गया था ह्रासमान प्रतिफल का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जिसका अर्थ ये होता है, मार्शल के कहने का अर्थ ये था कि जब हम एक साधन को स्थिर रखकर, और यहाँ पर ध्यान दें आप, मार्शल ने इस नियम को कृषि के संदर्भ में लागू किया था, और इस तरह से कहा था कि यदि भूमि की मात्रा को सीमित रखा जाए और पूंजी और श्रम की मात्राओं को बढ़ाया जाए तो एक ऐसी स्थिति अंततः आएगी जिसमें उत्पादन के जो बढ़ने की दर होगी वो ह्रासमान हो जाएगी, घटने लगेगी, अर्थात सीमांत उत्पादन घटेगा, या उत्पादन के जो बढ़ने की दर है वो अंततः ह्रासमान होगी, डिक्रीजिंग होगी, डिमिनिशिंग होगी। और इसलिए इसको उन्होंने ह्रासमान प्रतिफल का नियम कहा था, और कहा था कि कृषि के क्षेत्र में ये नियम अंततः लागू होगा। कहने का अर्थ ये है कि हो सकता है प्रारंभिक स्थितियों में उत्पादन में जो वृद्धि की दर है वो बढ़ती हुई हो, और बढ़े
लेकिन एक ऐसी स्थिति अंततः आएगी जब अंततः ये वृद्धि दर ह्रासमान हो जाएगी, डिमिनिशिंग हो जाएगी। और उन्होंने वहाँ जोड़ा भी था, एक शर्त लगाई थी कि यदि कृषि कला में या कृषि की विधि में कोई परिवर्तन न हो तो जाहिर है कि अगर कृषि, हम जानते हैं कि अगर कृषि विधियों में परिवर्तन हो और प्रगतिशील या उन्नतशील तरीकों को कृषि को अपनाया जाए तो भूमि के उसी टुकड़े पर कृषि के उपजें जो हैं, उत्पादन जो है वो बढ़ेगा। तो मार्शल ने कहा था कि अगर कृषि कला में या कृषि विधि में कोई उन्नति न हो, वैसी स्थिति में अगर हम भूमि की मात्रा को स्थिर रखकर और उस पर श्रम और पूंजी की निरंतर मात्रा बढ़ाएं तो प्रारंभिक स्थिति में तो वर्धमान प्रतिफल लागू होगा, लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी जब अंततः ह्रासमान प्रतिफल का नियम लागू हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसका उल्लेख इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मार्शल ने इस नियम को कृषि तक सीमित किया था और कहा था कृषि के संदर्भ में ऐसा होगा। और ये कहा था कि कृषि भूमि जो है वो स्थिर है और उस पर अन्य साधनों को परिवर्तित किया जा रहा है। इस नियम को आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने ये बताया कि ये नियम केवल कृषि पर ही लागू नहीं होता, बल्कि ये उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र पर लागू होगा। और ये आवश्यक नहीं है कि केवल भूमि या केवल एक साधन को स्थिर रखा जाए और अन्य सभी साधनों को परिवर्तित किया जाए। इसके अलावा भी कई स्थितियां हो सकती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये हो सकता है कि अन्य सभी साधनों को स्थिर रखा जाए और केवल एक साधन को निरंतर बढ़ाया जाए। कुछ साधनों को स्थिर रखा जाए और अन्य मतलब कुछ जो बचेंगे उन साधनों में निरंतर वृद्धि की जाए। और जैसा कि मार्शल कहते थे वो भी सही होगा कि एक साधन को स्थिर रखा जाए और अन्य सभी साधनों को परिवर्तित किया जाए। तो जो अर्थशास्त्री आधुनिक हैं वो इन तीनों चीज़ों को इसमें समाहित कर लेते हैं कि एक साधन स्थिर होगा, अन्य सभी साधन परिवर्तित किए जाएंगे, तब भी ये नियम लागू होगा। कुछ साधनों को स्थिर रखकर कुछ साधनों को बढ़ाया जाएगा, तब भी ये नियम लागू होगा। और अन्य साधनों को स्थिर रखकर किसी एक साधन को बढ़ाया जाएगा, तब भी ये नियम लागू होगा। और इस रूप में ये नियम केवल कृषि क्षेत्र ही नहीं बल्कि उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होगा। और इसलिए हम इसको एक दूसरे रूप में बता सकते हैं, और वो ये है कि जब ये तीनों चीज़ें लागू होती हैं तो एक विशेष तरह की प्रवृत्ति हमें दिखाई पड़ती है। वो प्रवृत्ति ये है, जैसे उन्होंने कहा कि ये आप एक साधन को स्थिर रखिए, जैसे भूमि को, एक साधन है भूमि, उसको स्थिर रखिए और इसके साथ जो है अन्य साधनों को बढ़ाइए। ये है जो अन्य साधन है। तो भूमि की मात्रा को मान लीजिए आपने रख दिया, ये स्थिर है। ये मान लीजिए ये हम अगर अंकों में लिखें कि मान लीजिए ये 100 एकड़ है, कुछ कर लीजिए, ऐसे भूमि है। और इस भूमि पर आपको अन्य साधनों की मात्रा बढ़ानी है, और अन्य साधनों की मात्रा को जब बढ़ाएंगे तो मान लीजिए कि पहले अन्य साधनों को हमने रखा ये कि 200 हैं सब मिला के किसी रूप में, और अब इसको कर दिया हमने बढ़ा दिया 250 कर दिया, इसको हमने 300 कर दिया। तो ये कहने का मतलब है कि ये देखिए ये हो रहा है कि इस स्थिर साधन और इस परिवर्तनीय साधनों के मध्य जो अनुपात है वो बदल रहा है। अगर मैं इसको दूसरे तरह से कर दूं कि अन्य साधनों में श्रम और पूंजी को लिख दूं, मैं लिख दूं कि श्रम जो है ये 50 है और कैपिटल जो है ये 100 है, और इसको 100 बढ़ा के मैं कह दूं ये 100 हो जाए और ये मान लीजिए 200 हो जाए, ये मान लीजिए 150 हो जाए और ये मान लीजिए 300 हो जाए। तो ये देखना है कि ये जो भूमि है इसका अनुपात पहले था 100 और 50 का, अब हो गया 100 और 100 का, अब हो गया 100 और 150 का। मतलब पहले अनुपात था 1:1/2 था, अब 1:1 हो गया, अब 1:1.5 हो गया। तो ये श्रम और ये भूमि के मध्य का जो अनुपात है वो बदल गया। इसी प्रकार अगर श्रम और पूंजी के बीच में देखें तो पहले 100 था अब भी 100 है, पहले 100 था अब 200 हो, पहले 100 था अब 300 है। तो
जैसे जैसे हम श्रम पूंजी की मात्रा बढ़ाते हैं, भूमि और पूंजी का अनुपात बदल जाता है, एक से बढ़ के 1, 2, 1, 3 ऐसे श्रम का अनुपात बदल जाता है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि अगर हम एक साधन को स्थिर रखेंगे, अन्य साधनों को अगर हम बढ़ाएंगे, तो अन्य साधनों का इस स्थिर साधन के साथ जो अनुपात है वो निरंतर बदल जाएगा। अर्थात दोनों साधनों के मध्य जो है अनुपात परिवर्तित हो जाएंगे। पहले जो अनुपात रहा होगा वो अनुपात अब बदल के दूसरा हो जाएगा। इसी तरह अगर ये माना जाए कि कुछ साधनों को स्थिर रख के कुछ साधनों को बदलें, तो कुछ साधनों को जब स्थिर रखेंगे तो ये कांस्टेंट होगा यहाँ पर और ये वेरिएबल होगा। तो अगर ये जितना है उतना बना रहे, मान लीजिए ये k बना है, ये k बना है, ये k बना है, और इस पर अगर हम इसको बढ़ाते जाएंगे, ये वेरिएबल जो है ये मान लीजिए पहले 10 था, अब हो जाए 20, अब हो जाए 30, तो ये अनुपात k × 10 k × t की, या अगर हम इसको 10 मान लें तो 10, 10, 10, 20, 10, 30 इस तरह से अनुपात जो है वो तब भी बदलेगा। और अगर कुछ अन्य साधनों को स्थिर रखकर केवल एक साधन को बढ़ाएं, अर्थात जितने हमारे साधन हैं सब कांस्टेंट हैं, उनके साथ केवल श्रम की मात्रा को बढ़ाएं, तब भी ये अनुपात बदलता जाएगा। अर्थात तीनों स्थितियों में क्या होगा कि स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन दोनों का जो अनुपात है वो बदल जाएगा यदि हम एक साधन को स्थिर रख के अन्य सभी को परिवर्तित करें, अथवा कुछ को स्थिर रख के कुछ को परिवर्तित करें, अथवा अन्य को स्थिर रख के किसी एक को परिवर्तित करें। और क्योंकि ये तीनों स्थितियों में आधुनिक अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ये ह्रासमान प्रतिफल का नियम लागू होगा, और इन तीनों को अलग अलग न कह के हम एक लाइन में कह सकते हैं कि यदि हम साधनों को इस प्रकार से परिवर्तित करें कि स्थिर और परिवर्तनशील साधनों के मध्य अनुपात बदल जाएं, पहले जैसे थे उससे बदल जाएं, तो वैसी स्थिति में अंततः उत्पादन में ह्रासमान प्रतिफल का नियम लागू होगा। और इसी चीज़ को उन्होंने कह दिया दूसरे नाम से कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ये लिखा हुआ है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, जिसका मतलब हुआ कि विभिन्न साधनों को हम इस प्रकार से परिवर्तित कर रहे हैं कि परिवर्तनशील और स्थिर साधनों के मध्य जो है अनुपात बदल जाता है, और जब ये अनुपात बदलता है तो उत्पादन पर इसका जो प्रभाव पड़ता है वो ये होता है कि प्रारंभ में तो कुछ दूर तक या कुछ देर तक, या आप कहिएगा उत्पादन के एक स्तर तक उत्पादन की जो वृद्धि होगी वो बढ़ती हुई दर से होगी, लेकिन अंततः एक ऐसी स्थिति आएगी जब ये वृद्धि दर ह्रासमान हो जाएगी, अर्थात कुल उत्पादन के बढ़ने की दर जो है घटने लगेगी, या हम ये कहें कि सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों घटना शुरू हो जाएगा, और अंततः ह्रासमान प्रतिफल का नियम लागू होगा। तो इस नियम को हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस कहते हैं, और ये नियम उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होगा और उन तीनों स्थितियों में लागू होगा, चाहे अन्य को स्थिर रखकर एक को घटाएं बढ़ाएं, चाहे एक को स्थिर रखकर अन्य सभी को घटाएं बढ़ाएं, चाहे कुछ को स्थिर रख के कुछ को बढ़ाएं, हर स्थिति में ये नियम लागू होगा। तो इसे हम फिर कहते हैं कि ये उसी मार्शल के नियम का आधुनिक रूप है, जो बताता है कि ये ह्रासमान प्रतिफल का नियम उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होगा, और उन हर स्थितियों में लागू होगा जब साधनों को हम इस प्रकार से परिवर्तित करेंगे कि साधनों के मध्य जो अनुपात पहले था वो परिवर्तनीय हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये है अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या, और यही है ह्रासमान प्रतिफल का नियम, और यही है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तीनों को एक ही है तीनों, और तीनों को अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं। तो अब हम ये बता दें, जैसे कहते हैं इस सिद्धांत में बताया गया है कि जब प्रारंभ में हम साधनों को इस प्रकार से बदलेंगे तो उत्पादन में जो वृद्धि होगी वो वर्धमान दर से होगी, बढ़ती हुई दर से होगी,
अर्थात सीमांत उत्पादन बढ़ेगा, या दूसरी भाषा में हम कहें कुल उत्पादन बढ़ेगा और उसके बढ़ने की दर बढ़ती हुई होगी, वृद्धि दर वर्धमान होगी। और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स लागू होगा, अर्थात वर्धमान प्रतिफल का नियम लागू होगा, अर्थात कुल उत्पादन के बढ़ने की दर वर्धमान होगी। लेकिन ऐसा सदैव या निरंतर नहीं होगा। एक ऐसी स्थिति आएगी जब ये वर्धमान दर ह्रासमान दर में बदल जाएगी, और वो अंतिम स्थिति होगी जब उत्पादन के बढ़ने की दर घटना शुरू हो जाएगी, सीमांत उत्पादन घटने लगेगा, तो फिर ये अंततः निरंतर घटता ही जाएगा। और इस नाते जो अंतिम रिजल्ट है वो ह्रासमान प्रतिफल का नियम है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है। तो यहाँ पर एक बात और हमको ध्यान देनी है कि वास्तव में प्रारंभ में उत्पादन के बढ़ने की दर वर्धमान क्यों होती है, बढ़ता हुआ क्यों होता है। तो वो कुछ उसके कारण है। देखिए, एक तो ये होता है कि साधनों के मध्य एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होता है। साधनों के मध्य, दो साधनों के मध्य एक आदर्श संयोग होता है, जिसका मतलब ये हुआ, जैसे हम आपको ये बताएं कि पूंजी, एक पूंजी हो, उस पर अधिकतम कितने श्रमिक काम कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि अगर एक मशीन है, उस मशीन पर 10 श्रमिक लगाए जा सकते हैं, तब वो अपनी पूरी क्षमता से काम करेगी। तो ये उसकी अनुकूलतम क्षमता है, ये उसकी आदर्श सीमा है। अगर 10 से ज़्यादा आप लगा देंगे तब वो प्रति श्रमिक उत्पादन जो है वो घट जाएगा, क्योंकि 10 ही लगाए जा सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं। और यदि आप 10 से ज़्यादा लगाएंगे तो वो घटेगा। लेकिन अगर इसके पहले आप हैं कि अगर उत्पादन पर एक मशीन के साथ आपने 5 श्रमिक लगाया हुआ है, इसका मतलब है अभी 5 श्रमिक और लगाए जा सकते हैं। तो अगर आप 5 ही लगाते हैं तो निश्चित है कि जो प्रति इकाई आपकी लागत आएगी वो ज़्यादा आएगी। और जब श्रमिकों की मात्रा बढ़ाएंगे तो क्योंकि पूंजी उतने लगती, पूंजी की कास्ट बढ़ेगी नहीं, इस नाते ये लागत घटती हुई आएगी। इसका मतलब हुआ कि प्रति इकाई उत्पादन की दृष्टि से जब हम देखेंगे तो हम कहेंगे हमको बढ़ता हुआ उत्पादन मिलेगा। लागत की दृष्टि से देखेंगे तो हम कहेंगे लागतें प्रति इकाई घटती हुई होंगी, या सीमांत लागतें घटती हुई होंगी, या प्रतिफल जो है सीमांत प्रतिफल उत्पादन बढ़ता हुआ होगा। तो एक तो इसलिए होता है, और इसी को दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि मशीन की पूर्ण क्षमता जो है वो 10 श्रमिक काम करने की है। और अगर हम कम श्रमिक जब उत्पादन प्रारंभ में शुरू करते हैं तो क्योंकि श्रमिकों की मात्रा कम लगाते हैं, जितना लगाया जाना चाहिए अधिकतम उससे कम अगर लगाया हुआ है, तो इसका मतलब हुआ है कि मशीन की जो कैपेसिटी है, उसकी क्षमता है, उसका पूरा प्रयोग नहीं हो रहा। तब क्या हो रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा, अल्प प्रयोग हो रहा है। और यदि कोई भी स्थिर साधन का अल्प प्रयोग हो रहा है तो उस पर अगर अन्य परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाई जाएगी तो लागतें घटती हुई नज़र आएंगी और प्रति इकाई या सीमांत उत्पादन हमें बढ़ता हुआ मिलेगा। तो एक वर्धमान प्रतिफल लागू होने के कारण ये है कि साधनों के मध्य एक आदर्श अनुपात होता है। जब तक हम वहाँ नहीं पहुँचते हैं, उससे कम उत्पादन करते हैं, तब तक हमें वर्धमान प्रतिफल लागू होता है। या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि जब तक साधनों का अंडर यूटिलाइजेशन होता है, क्षमता का पूर्ण प्रयोग नहीं हुआ रहता, तब तक उस पर परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाने पर उत्पादन बढ़ता है। और दो बातें और आती हैं उत्पादन की प्रक्रिया में। हमको जब उत्पादन करता है उत्पादक तो उसको कुछ सुविधाएं मिलती हैं। सुविधाएं का मतलब जिससे उसकी लागतें कम हो जाती हैं, जिसको हम इकोनॉमी या मितव्ययिता कहते हैं, इकोनॉमीज कहते हैं। और ये इकोनॉमीज इंडस्ट्री के भीतर भी और इंडस्ट्री के बाहर भी मिलती हैं। तो जब औद्योगिक इकाई के भीतर ये सुविधाएं हमें मिलती हैं, सहूलियतें मिलती हैं, तो हम इसको कहते हैं इंटरनल इकोनॉमीज या आंतरिक मितव्ययिताएँ, जिसका अर्थ हुआ कि उत्पादन इकाई के भीतर हमको कुछ ऐसी सुविधाएं मिल जाती हैं जिससे हमारी प्रति इकाई लागतें घट जाती हैं या प्रतिसाधन उत्पादकता हमारी बढ़ जाती है।
ये आंतरिक मितव्ययताएं में मुख्य तौर पर दो चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं। एक है श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। जब श्रमिकों की मात्रा बढ़ती है तो पहले क्या होता है, जब श्रमिक कम होते हैं तो एक ही श्रमिक कई तरह के काम करता है। एक किसान जब अपने खेत में अकेला काम करता है तो वो सारे काम करता है, खेत को जोतता भी है, सींचता भी है, गुड़ाई भी करता है, बीज भी बोता है, सारी चीज़ काम करता है वो। और निश्चित है कि सारे कामों में एक जैसा दक्ष नहीं है वो। लेकिन अगर खेत का आकार बड़ा हो और उसमें ढेर सारे श्रमिक काम करें तो कुछ अलग अलग कामों में वो करने के लिए सिद्धहस्त होंगे, या जिसे स्पेशलाइज्ड आप कहते हैं, विशेषज्ञ होंगे, और केवल उसी काम को करें जिसमें वो ज़्यादा कुशल हैं। तो जाहिर है कि सब अपने अपने क्षेत्र वाला काम करेंगे तो उत्पादकता में तेज़ी से वृद्धि होगी। तो दो काम होगा, एक तो श्रम विभाजन होगा, अर्थात श्रमिक के कामों का बंटवारा होगा, उनके योग्यता के अनुरूप करके होगा, और जब ऐसा होगा तो वो धीरे धीरे उसी काम को करते करते उनमें विशेषज्ञता का गुण आ जाएगा और उनकी उत्पादकता और बढ़ेगी। तो इस प्रकार से इस लाभ को हम कहते हैं श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के लाभ, और ये उत्पादक इकाई के भीतर प्राप्त होता है। ये आंतरिक मितव्ययिता है। एक दूसरी मितव्ययिता जिसे बाह्य मितव्ययिता कहते हैं, एक्सटर्नल इकोनॉमीज, जो बाहर मिलती हैं। कैसे? जब हम उत्पादन का आकार बड़ा होगा तो इस स्थिति में होता क्या है कि उत्पादक ज़्यादा कच्चा माल खरीदेगा, ज़्यादा सामान बाज़ारों में बेचेगा। तो पहले जहां वो स्थानीय बाज़ारों में अपनी वस्तुओं को बेच देता था, क्योंकि बाहर ले जाने में कास्ट ज़्यादा पड़ती थी, सामान छोटा होता था। जब ज़्यादा उत्पादन का आकार बड़ा होगा तो वो बाहर मंडियों में, थोक बाज़ारों में जाके इस माल को अधिक कीमतों पर बेचने में सक्षम हो जाएगा। और जब वो ऐसा करेगा तो यातायात की सुविधाओं का लाभ मिलेगा, संचार की सुविधाओं का लाभ मिलेगा। बैंकों से ऋण लेना है, वहाँ उसको आसानी से ऋण मिल जाएगा। तो कहने का मतलब विपणन की सुविधाएं हैं, यातायात की सुविधाएं हैं, यहाँ तक कि विज्ञापन की सुविधाएं हैं, संचार की सुविधाएं हैं। ये सारी सुविधाएं उत्पादन का आकार बढ़ने के साथ मिलता है, और जिसके लागतें घटती हैं और उत्पादन बढ़ता हुआ प्राप्त होता है। तो ये वर्तमान प्रतिफल के लागू होने के कारण है। तो अंततः घटता क्यों है? तो उसको भी कारण हमको बताना पड़ेगा। एक कारण तो पहला वाला ही स्पष्ट है कि आदर्श सीमा है विभिन्न साधनों, स्थिर साधनों और परिवर्तनशील साधनों पर एक दूसरे के काम करने की एक अनुपात होता है, मैक्सिमम अनुकूलतम आदर्श। उस अनुपात के आगे जब हम बढ़ते हैं तो वही मशीन जिस पर 10 श्रमिक लगाते थे तो ज़्यादा उत्पादन करती थी प्रति इकाई, अब उसी मशीन पर अगर आप 15 श्रमिक लगा देंगे तो निश्चित तौर पर, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 10 श्रमिकों तक ही है, उससे ज़्यादा अगर आप उत्पादन बढ़ाते हैं, जो भी स्थिर साधन होगा, चाहे वो भूमि हो, चाहे पूंजी हो, चाहे कुछ भी हो, एक सीमा के बाद उस पर घटता हुआ उत्पादन प्राप्त होगा। इस नाते ह्रासमान प्रतिफल के नियम लागू हो जाएंगे। और एक अन्य कारण है, जब उत्पादन का आकार बहुत बढ़ता है तो कई तरह की, और इसको कहते हैं डिसइकोनॉमीज प्राप्त हो जाती हैं, अर्थात कई तरह की दिक्कतें उत्पादन प्रक्रिया में शुरू होती हैं जो लागतों को बढ़ा देती हैं। और ये दिक्कतें इस तरह की हैं, जैसे जब उत्पादन का आकार छोटा होता है तो प्रत्येक श्रमिक पर या उत्पादन की प्रत्येक गतिविधि पर नियोक्ता का या साहसी का या मैनेजर प्रबंधन का पहुंच होती है। वो दिखाई पड़ती कि कहीं कोई त्रुटि हो रही, कहीं कोई काम नहीं कर रहा, सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो उसे करेक्ट कर लेता है। जब उत्पादन का आकार बड़ा हो जाता है तो इस प्रकार का जो इसको कहते हैं जो व्यक्तिगत संबंध उत्पादन के विभिन्न साधनों के मध्य, वो टूट सा जाता है, अव्यक्तिगत संबंध हो जाता है। और जब व्यक्तिगत संबंध होते हैं तो वो देख भी लेता है और समझा बुझा के उससे सही भी कर लेता है। और जब ये संबंध नहीं हो पाते तो उत्पादन के वही साधन जो हैं अब उस तरह से काम नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें न तो इस तरह से कोई टोकने वाला होता है, न समझाने वाला होता है, न डराने वाला होता है। तो इस तरह से उत्पादन के बड़े पैमाने पे दिक्कत आती हैं। उत्पादन का जब पैमाना बड़ा होता है तो कई बार श्रम संघों के माध्यम से भी कई तरह के प्रेशर पड़ते हैं। उत्पादन का पैमाना जब बड़ा होता है तो साहसी तो अकेला होता है, मैनेजर थोड़े से होते हैं, तो ये उनको देखभाल उनमें जो विभिन्न साधनों के मध्य जो समन्वय कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता, और उसके कारण भी उत्पादन की लागतों पर इसका असर आता है।
और जब हम कह रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, व्यक्तिगत संबंध नहीं हो पाते, तो जब देख रेख में सब होता है, उचित देख रेख में, तो हर व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व के पर सजग रहता है और डरता है कि कहीं कोई हमसे त्रुटि होगी तो पकड़ में आ जाएंगे, दंडित होंगे उसके लिए। और जब ऐसा नहीं होता तो ये उत्तरदायित्व का अभाव उत्पादन के विभिन्न साधनों में हो जाता है। उनको अब डर नहीं रहता, क्योंकि अगर भीड़ में या इस बहुत बड़े माहौल में कहीं गलतियां होंगी तो कोई पकड़ नहीं पाएगा किसने की। तो ये उत्तरदायित्व का अभाव जब समाप्त हो जाता है, उसके कारण भी उत्पादन की लागतों पर अंतर आता है, और जिसके कारण अंततः ह्रासमान प्रतिफल के नियम लागू होते हैं। पैमाने पर और भी बड़ी दिक्कतें आती हैं। जब पैमाना बहुत बड़ा होता है तो कई बार होता है कि प्रबंधन में कई स्तर के प्रबंधक हो जाते हैं, उसमें एजेंसी सिस्टम लागू हो जाती हैं, और ये जो बीच में अलग अलग क्षेत्रों या अलग अलग इकाइयों को देखने वाले प्रबंधक होते हैं, वो कई बार मालिक का हित न देख के अपना हित साधने का प्रयास करते हैं, अपने लाभ को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इससे उत्पादन की इकाई पर जो है इसके प्रतिकूल प्रभाव उत्पादन पर और लागतों पर पड़ते हैं। इसके नाते भी ह्रासमान प्रतिफल नियम लागू होता है। तो इस दृष्टि से अगर मैं देखें तो ये कहा गया कि पहले तो वर्धमान प्रतिफल के नियम लागू होंगे, लेकिन अंततः ह्रासमान प्रतिफल नियम लागू होगा और उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में होगा। और उत्पादन के साधनों या आगतों को हम जिस किसी भी रूप में परिवर्तित करें, अगर कोई न कोई साधन स्थिर रहता है तो ये नियम लागू हो जाएगा और उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होगा। और इसी नाते हम इसको परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कह रहे हैं। अब इस चित्र को एक चित्र बना के हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सारी बातें हम बता चुके हैं ये लागू कैसे होता है। और वो चित्र आपके ब्लैक यहाँ बोर्ड पर देखिए, ये बना हुआ है, 2 अक्ष बने हुए हैं। नीचे वाले अक्ष पर हमने सरलता के लिए अन्य साधनों को स्थिर रखा हुआ है, केवल श्रम की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। क्वांटिटी ऑफ लेबर नीचे दी हुई है। ये ध्यान रहे, जहाँ हम व्याख्या करेंगे वहाँ लिखेंगे एक्स अक्ष पर उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखा गया है और श्रम की मात्रा में वृद्धि की जा रही है, और वाई अक्ष पर जो है ये उत्पादन दिखाया गया है। और उत्पादन का मतलब कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन, जो भी वक्र होगा वो उस चीज़ को प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर जब हम अन्य साधनों को स्थिर रखकर किसी एक साधन या श्रम की मात्रा को बढ़ाएंगे तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा? हमने कहा पहले वर्तमान दर से बढ़ेगा और फिर ह्रासमान दर से बढ़ेगा। तो इस वक्र को जब हम बनाते हैं तो ये देखिए, ये जब वक्र को इस तरह से बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे, तो ये उत्पादन की दर जो है इसमें वर्धमान होती दर। देखिए यहाँ 2 जगह देख सकते हैं आप। देखिए अगर इस साधन को हम बराबर बराबर बढ़ाएं, यहाँ तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, ऐसे मान लीजिए ये बराबर हो दोनों, तो पहली बार जब इतना साधन बढ़ाते हैं तो उत्पादन इतना बढ़ता है, और अगली बार जब बढ़ाते हैं तो देखिए इतना बढ़ता है। मतलब पहले उत्पादन की वृद्धि जितनी होगी अगली बार उससे ज़्यादा होगी, अगर वक्र का स्वरूप इस तरह का है। और क्योंकि पहले वर्धमान गति से बढ़ता है, इसलिए पहले वाला वक्र इस तरह का होगा, और जब ह्रासमान होगा तो ये वक्र देखिए इस तरह का होगा। इसमें जब हम देखेंगे ऐसे, तो पहली बार जितनी वृद्धि होगी अगली बार देखिए ये बड़ा है, ये छोटा है। अर्थात जैसे जैसे श्रम की मात्रा बढ़ेगी उत्पादन में होने वाली वृद्धि घटती जाएगी। तो जब ह्रासमान होगी ये वृद्धि, तब वक्र का स्वरूप ये बाद वाले जैसे होगा, ऐसे, और जब वर्धमान होगी तो ऐसे होगा। तो पहले ऐसे बढ़ेगा और एक सीमा के बाद ऐसे बढ़ेगा। इस नाते देखिए वक्र ऐसे बनेगा टोटल प्रोडक्ट का, पहले ऐसे बढ़ेगा और फिर ऐसे बढ़ेगा ये। और जहाँ पर ये दर परिवर्तित होगी, यहाँ से यहाँ तक वर्धमान गति है और यहाँ के बाद ह्रासमान गति है। यहाँ तक सीमांत उत्पादन बढ़ेगा, ये देखिए ऐसे बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और एक सीमा के बाद फिर ये घटना शुरू हो जाएगा। और जब घटेगा तो ये होगा। तो कुल उत्पादन का ये टीपी वक्र जो है ये इस दोनों स्थिति को दिखा रहा है। देखिए ये वक्र ऐसे जा रहा पहले और अगली बार फिर ऐसे मुड़ जा रहा है। तो एफ बिंदु तक, तो अगर केंद्र की ओर से आप देखेंगे तो केंद्र की ओर ये उठा हुआ है, उत्तल है, कन्वेक्स टू द एक्स एक्सिस है, और इस बिंदु के बाद जो है कनकेव टू द एक्स एक्सिस है, अर्थात एक्स एक्सिस की ओर वो अवतल है। जब उत्तल होगा
तो इस पर उत्पादन के बढ़ने की दर इंक्रीजिंग वर्धमान होगी। जब ये अवतल होगा तो उत्पादन के बढ़ने की दर ह्रासमान होगी। अर्थात पहले वाली स्थिति में सीमांत उत्पादन बढ़ता हुआ होगा, अगली वाली स्थिति में सीमांत उत्पादन घटता हुआ होगा। जब सीमांत उत्पादन बढ़ता हुआ है तो ये वर्धमान प्रतिफल है, और जब ये घटता हुआ तो ये ह्रासमान प्रतिफल है। तो ये अब कह सकते हैं कि ये चित्र है। इस चित्र में टीपी वक्र जो कुल उत्पादन को दिखाता है, एपी वक्र औसत उत्पादन को दिखाता है, और एमपी वक्र मार्जिनल प्रोडक्ट या सीमांत उत्पादन को दिखाता है। तो टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, ये तीनों वक्र दिखाए गए हैं। हम देख सकते हैं कि जब उत्पादन 0 से हम आगे प्रारंभ करते हैं तो ये एफ बिंदु हमने जानबूझ के मार्क किया है। इस बिंदु तक वक्र जो है वर्धमान दर से बढ़ता है, और इस बिंदु के बाद ह्रासमान दर से बढ़ता है। तो इस बिंदु तक उत्पादन जो है ये सीमांत उत्पादन के बिंदु तक बढ़ता हुआ है, और के बिंदु के बाद घटता हुआ है। ये सीमांत उत्पादन है। यदि हम इसी वक्र के औसत उत्पादन को बताएं तो औसत उत्पादन का वक्र इस दूसरे वक्र जैसा होगा जो नीचे है, एपी लिखा हुआ ऐसे होगा। ये पहले बढ़ेगा और एक सीमा के बाद ये घटेगा, और घटेगा वहाँ जहाँ पर एमपी और एपी दोनों बराबर होंगे, उसके बाद से एपी घटने लगेगा। और एमपी या सीमांत उत्पादन तो पहले से ही घट रहा है, और इसी घटते हुए को एपी आगे काटेगा। और ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि जो नियम लागू हो रहा है उस नियम के कारण ऐसा ही होगा। तो इस तरह से ये दो स्थितियां हैं। यहाँ पर एक और चीज़ है, वो ये है ई बिंदु। ई बिंदु पर श्रम की मात्रा है L1, और यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान देने योग्य ये है कि इस बिंदु पर सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन बराबर है। सामान्य तौर पर तो हम लोग कहते हैं कि जब सीमांत उत्पादन घटता है तो ह्रासमान प्रतिफल है, जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो वर्धमान प्रतिफल है। लेकिन जब दोनों को एक साथ देखेंगे तो हम यहाँ पा रहे हैं कि यद्यपि सीमांत उत्पादन तो घटने लगा है, लेकिन औसत उत्पादन तब भी बढ़ रहा है। और अगर हम कुल उत्पादन के औसत की दृष्टि से देखेंगे तो ये कहा जाएगा कि क्योंकि औसत उत्पादन अभी भी बढ़ रहा है, इसका मतलब वर्धमान प्रतिफल नियम अब भी लागू है, और वर्धमान प्रतिफल को हम ई बिंदु तक मान सकते हैं। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रम की मात्रा O से लेके L1 तक है तब तक वर्धमान प्रतिफल का नियम लागू है, क्योंकि औसत उत्पादन तब तक L1 श्रमिकों की मात्रा तक बढ़ता हुआ है, और यहाँ तक वर्धमान प्रतिफल को माना जा सकता है। अन्यथा अगर इसमें कहीं कोई कई लोग हैं जो ये भी कहते हैं कि के बिंदु से तक ही हम सीमांत ह्रासमान प्रतिफल वर्धमान मानते हैं, उसके बाद ह्रासमान हैं, तो सामान्य तौर पर औसत को आकार मानने पर, औसत उत्पादन की स्थिति देखने पर हम ई बिंदु या L1 बिंदु तक वर्धमान प्रतिफल मान रहे हैं। लेकिन और जो भी हो, अंततः हमको दिखाना है कि उत्पादन में अंततः ह्रासमान प्रतिफल का नियम लागू होगा, और ये जाहिर कर रहा है सीमांत उत्पादन भी वक्र भी जो यहाँ से है के से लेके आगे है, तो के के आगे जो है ये वक्र गिर रहा है, इसका मतलब सीमांत उत्पादन एक बिंदु के आगे गिरने लगेगा, औसत उत्पादन भी एक बिंदु के आगे गिरने लगेगा, जिसका अर्थ ये हुआ कि अंततः उत्पादन में ह्रासमान प्रतिफल का नियम लागू होगा, और सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों अंततः गिरेंगे। पहले ये बढ़ते हुए जरूर मिलेंगे, लेकिन एक सीमा के बाद दोनों में ह्रास होगा। और इस नाते उत्पादन के क्षेत्र में यदि हम उत्पादन के विभिन्न आगतों को इस प्रकार से परिवर्तित करते हैं कि उनके मध्य अनुपात बदल जाते हैं, तो उत्पादन में अंततः ह्रासमान प्रतिफल का नियम लागू होगा। यही परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है, यही उत्पादन में ह्रासमान प्रतिफल का नियम है। लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस या परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। और यही है उत्पादन फलन की अल्पकालीन व्याख्या, जिसमें हम अल्पकाल में ये देखते हैं कि हम सभी साधनों को परिवर्तित नहीं कर सकते, एक या कुछ
या अन्य सभी साधन स्थिर रहेंगे, एक या कुछ या अन्य साधनों को यदि हम परिवर्तित करें तो हर हाल में ये जो चारों अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने फ्रेडरिक बेनहम हैं, ये देखिए 4 अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने इस सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया। आधुनिक चारों अर्थशास्त्री हैं, इसमें से बेनहम और स्टिगलर ये दोनों ये मानते हैं कि अगर हम अन्य साधनों को स्थिर रख के एक साधन को परिवर्तित करें, और यही मार्शल भी कह रहे थे, तो उत्पादन में अंततः हर आसमान प्रतिफल का नियम लागू होगा। ये मिसेस जॉन रॉबिन्सन हैं, ये कहती हैं कि अन्य साधनों को स्थिर रख के केवल एक साधन को परिवर्तित करें। ये कह रहे थे ये कि एक साधन को स्थिर रख के अन्य को परिवर्तित करें। मिसेस जॉन रॉबिन्सन कहते हैं अन्य को स्थिर रख के एक को परिवर्तित करें, और सैमुअल्सन कहते हैं कि नहीं, कुछ को स्थिर रख दीजिए और शेष जो बचे हैं अन्य को परिवर्तित कर दिए, तब भी ऐसा ही होगा। और इस स्थिति में चारों अर्थशास्त्रियों के विचारों को जब हम सम्मिलित करते हैं तो हम कहते हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, और इसमें ये सब सम्मिलित हो जाएंगे, चाहे एक को छोड़ के अन्य को बढ़ाइए, अन्य को छोड़ के एक को बढ़ाइए, कुछ को छोड़ के कुछ को बढ़ाइए। इस नाते इसका एक नाम दिया जा सकता है, और तब इसको कह दिया गया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, जिसमें ये सब की विचारधाराएँ सम्मिलित हो जाती हैं। इन अर्थशास्त्रियों के आगे उनके जन्म और मृत्यु के समय भी दिए हैं, और आप देख लें ये चारों वर्तमान अर्थशास्त्री हैं। अल्फ्रेड मार्शल नियो क्लासिकल हैं, और ये चारों जो हैं ये वर्तमान नहीं कहेंगे, आधुनिक अर्थशास्त्री हैं। इसमें से 2 अर्थशास्त्रियों को नोबेल मिला हुआ है, जॉर्ज स्टिगलर को और पॉल सैमुअल्सन को, और मिसेस जॉन रॉबिन्सन के 2 शिष्यों को इस नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो इस प्रकार से ये बड़े अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने ये नियम दिए हैं, और इस नियम को अर्थशास्त्र में अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या के रूप में सर्व स्वीकृति प्राप्त है, और ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है। आगे जब हम लागत वक्रों की व्याख्या करेंगे तो सर्वत्र इन नियमों का प्रयोग होगा, इसलिए इस दृष्टि से ये नियम महत्वपूर्ण है। आज यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं जिसमें हम उत्पादन फलन की दीर्घकालीन व्याख्या के संदर्भ में आपको पढ़ेंगे, देखेंगे। वीडियो को आप थोड़ा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, तो मेरे पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। तो आज यहीं आपको हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।